हेलो दोस्तों। तो समर जीएस पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जितने भी 23 और 24 सितंबर से इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि गुजरात के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण किसने दिया है। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ऋण दिया गया वो किसने दिया है? विश्व बैंक ने दिया है। विश्व बैंक ने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए गुजरात को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 2,832 करोड़ से अधिक के ऋण देने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ यह फंडिंग विश्व बैंक की शाखा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से आएगी, जिसमें 18 साल की परिपक्वता व 5.5 साल की छूट की अवधि दी जाएगी। इस राशि का उपयोग की अगर बात करें तो सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात यानी क्या SERESTHA जी कार्यक्रम के साथ इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस था, ठीक है, स्ट्रेस था जी के लिए कार्यक्रम के लिए इस जो पूंजी दी गई उसका लाभ उठाएंगे, खर्च किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा, ठीक है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 23 सितंबर को मनाया जाता है। 19 सितंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासागर किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासागर ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि IDSLA के रूप में घोषित किया था। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था। यह दिन उन लोगों को की भाषाई पहचान का समर्थन और सुरक्षा करता है जो सांकेतिक भाषा के अन्य उपयोगकर्ता के साथ साथ बधिर हैं। यह पहली बार 23 सितंबर 2018 को बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह यानी कि 24 से 30 सितंबर 2018 के भाग के रूप में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगर बात करें इसकी कि 2022 की थीम क्या है, तो क्या साइन लैंग्वेज यूनाइट अस, क्या है? साइन लैंग्वेज यूनाइट अस है, इसकी 2022 की थीम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टर एस जयशंकर, कौन? डॉक्टर एस जयशंकर G4 और ब्रिक्स बैठक में शामिल होंगे। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जो हमारे विदेश प्रधानमंत्री हैं, कौन है? विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर ने सितंबर 2022 में विदेश मंत्रियों की G4 बैठक की मेज़बानी की है। उसके साथ इन्होंने अगर बात करें तो 22 सितंबर 2022 को ब्रिक्स के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक में भी भाग लिया है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कौन से? दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री कौन है? डॉक्टर नलेदी पांडो ने भी बैठक की अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी के चुनिंदा भाषण, जो भी उनके इम्पोर्टेंट जो भाषण है उनका एक पुस्तक के रूप में विमोचन किया गया है। 23 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा जो भी भाषणों हैं उनको एक संग्रह के रूप में विमोचन किया गया, जिसको एक पुस्तक का नाम दिया गया है। अगर बात करें उस पुस्तक का नाम क्या है, तो नाम है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स है। क्या है? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स है। पूर्व उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर वेंकैया नायडू। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है कि 25 सितंबर की बात करें अगर, तो 25 सितंबर को होगा आरोग्य मंथन का उद्घाटन। कब होगा आरोग्य मंथन का उद्घाटन? 25 सितंबर को होगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया 25 सितंबर 2022 को आरोग्य मंथन यानी कि 2022 आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन की अगर बात करें तो इस उद्घाटन यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका उद्घाटन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM जय के
4 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए किया जाएगा। पीएम जय को 23 सितंबर 2018 को 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमज़ोर परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक के स्वस्थ कवर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए असम ने क्या पोर्टेबल उपकरण चलाया? क्या सांस का उपयोग करेगा? कौन सा राज्य करेगा? असम राज्य करेगा। असम सरकार ने नवजात बच्चों के जो मृत्यु दर को कम करने के लिए एयर प्रेशर मशीन, कौन सी एयर प्रेशर मशीन, सांस का उपयोग करने का निर्णय लिया है। अगर बात करें कि सांस, तो सांस एक पोर्टेबल नियोनेटल, क्या सांस एक पोर्टेबल न्यूनेटल कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर इनकी CPAP प्रणाली है जो अस्पताल के साथ साथ यात्रा के दौरान शिशुओं के जीवन को बचाने के लिए सांस लेने में सहायता प्रदान करता है। इसे इनएक्सेल टेक्नोलॉजीज क्या कहते हैं? इसको इनएक्सेल टेक्नोलॉजीज स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि REC को मिला महारत्न कंपनी का दर्जा। ठीक है, तो अगर बात करें REC, तो REC लिमिटेड को एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार से इसे अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है। 1969 में स्थापित REC, अगर बात करें REC कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1969 में की गई थी। एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर क्या ध्यान केंद्रित कर रही है। यह विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अगर बात करें, इसे पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के नाम से भी जाना जाता था। इसके अगर अध्यक्ष की बात करें, किसकी? REC की, तो कौन है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक? कौन है? विवेक देवांगन है। अगर बात करें REC, तो REC के साथ अब अगर भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो चुकी है दोस्तों? कितनी हो गई है? 12 हो चुकी है। अगर बात करें 11वीं कौन थी? तो 11वीं की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन थी। क्या थी? PFC। ठीक है, 11वीं थी PFC। कौन थी? PFC इनकी पावर क्या थी? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन थी। और 12वीं कौन सी होगी? REC होगी। 11वीं PFC और 12वीं REC हो चुकी है। ठीक है, तो अभी तक भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 12 हैं। अगर बात करें नवरत्न कंपनियों की संख्या, तो भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 है। ठीक है, कितनी है? 13। महारत्न कंपनियों की संख्या 12 हो चुकी है और नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 13 है। अगला क्वेश्चन है कि लिंडा प्रोहिबित्रोवा, क्या लिंडा प्रोहिबित्रोवा ने जीता चेन्नई ओपन 2022 का खिताब। 17 वर्षीय चेक टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन है? लिंडा प्रोहिबित्रोवा ने 22 सितंबर कब 2022 में चेन्नई ओपन का खिताब जीता है। प्रोहिबित्रोवा क्या है? प्रोहिबित्रोवा ने फाइनल में पोलैंड की किसको? मैग्डा लेनेटे को हराया और अपना पहला करियर महिला टेनिस संघ WTA खिताब जीता है। 2022 का चेन्नई ओपन जो खेला गया था 12 से 18 सितंबर के बीच में खेला गया था। और 2022 में WTA टूर के हिस्से के रूप में अगर इसने 2008 के बाद पहली बार भारत में WTA टूर्नामेंट की वापसी को चिन्हित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्री ने 22 सितंबर 2022 को ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BAPLA के साथ सतह से सतह मार, कहाँ पर? सतह से सतह पर यह मार करती है, तो सतह से सतह पर मार करने वाली अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इन मिसाइलों को अगर बात करें मिसाइलों की, तो इन मिसाइलों को
बाय इंडियन श्रेणी, कौन सी? बाय इंडियन श्रेणी के तहत 1700 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित, कितने? 1700 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर खरीदा जाएगा। BAPL भारत के DRDO और रूस के NPO मशीनो स्ट्रोयना के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 1998 में, 1998 में हुई थी। और CEO की अगर बात करें तो कौन है? अतुल राणे हैं। अगला प्रश्न है, अगर बात करें हम ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस एक इंडो रूसी बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा निगम है जो क्रूज मिसाइलों के विनिर्माण का मुख्य केंद्र है। यह भारत के DRDO, अगर बात करें, यह भारत के DRDO में 50.5% और रूस के NPO मशीनो स्ट्रोएनियम में 49.5% के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यह वर्तमान में एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सेकंड विकसित कर रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में। और मुख्यालय कौन है? अगर बात करें मुख्यालय कहाँ पर, तो नई दिल्ली में है। और CEO है वो ये अतुल दिनकर राणे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूपी विधानसभा, ठीक है, तो यूपी विधानसभा ने महिला जो विधायकों के लिए एक दिन का सत्र किया आरक्षित। अपनी तरह के पहले ऐतिहासिक कदम में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के वर्तमान मानसून सत्र में 22 सितंबर 2022 को केवल महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया गया है। इस दिन केवल महिला विधायकों ने ही दोनों सदनों में बात की और अपने मुद्दों को उठाया। 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश की विधानसभा, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें कितनी है? 403 है, जिसमें से 47 महिला विधायक हैं, जिनमें से 22 महिला पहली बार विधायक बनी हैं। अगर बात करें यूपी के जो विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना है। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और CM कौन है? आदित्यनाथ योगी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, R गांधी को यस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? R गांधी को। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर R गांधी को यस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। RBI ने 20 सितंबर 2022 से प्रभावी 3 वर्षों की अवधि के लिए बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की है। गांधी इस समय वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ और सलाहकार हैं। नीति आयोग के विशेषज्ञ और सलाहकार कौन है? गांधी हैं। ठीक है, जिन्हें अभी चुना गया 2014 से 2017 तक। इस 3 साल तक RBI के डिप्टी गवर्नर रहे हैं R गांधी। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए NSS पुरस्कार 2020-21। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 सितंबर 2022 को 2020-21 के लिए NSS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुल 42 पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 2 विश्वविद्यालयों को, 10 NSS इकाइयों को, उनके कार्यक्रम अधिकारियों और 30 NSS स्वयंसेवकों को पुरस्कृत किया गया है। NSS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 1969 में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व को विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत नेपाल सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमत है। ठीक, इन दोनों के बीच में सहमति हुई है, भारत और नेपाल के बीच में। तो भारत और नेपाल ने आगे के अध्ययन के माध्यम से सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमति दी। दोस्तों, अगर प्रश्न आए कि सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना किन 2 देशों के बीच में है, तो किन के? भारत और नेपाल के बीच में है। अगला प्रश्न है, जल संसाधन पर संयुक्त समिति JCWR की 9वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है। सप्तकोशी उच्च बांध नेपाल की सप्तकोशी नदी पर बनने वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कहाँ पर बनेगी? सप्तकोशी नदी कहाँ बहती है? जो नेपाल की प्रमुख नदी है। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व नेपाल और उत्तरी बिहार में बाढ़ को नियंत्रित करना और जल विद्युत उत्पन्न करना है।
अगला प्रश्न है, एशिया के 5 प्रमुख पाम ऑयल आयातकों ने किया गठबंधन। ठीक है, एशिया के 5 प्रमुख पाम ऑयल कौन से पाम ऑयल आयात करने वाले देशों के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघ, शीर्ष जो खाद्य तेल उद्योग संघ एशियन पाम ऑयल एलायंस APO की स्थापना के लिए एक विशेष साथ आए हैं। 5 प्रमुख देश की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल हैं। भारत एशिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है, जो वैश्विक आयात का कितना 15%। इसके बाद चीन कितना 9% और पाकिस्तान 4% और बांग्लादेश 2% इसका हिस्सा है। ठीक है, तो अगर बात करें कि एशिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक कौन है, भारत है।